नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम बात करने वाले हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में संस्कार। और ये जो एक विषय है, ऑपरेशन सिंदूर और संस्कार, इसमें की बात को सही तरह से समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने पत्रकार, चिंतक, लेखक, पेंटर और हमारे भाई साहब श्री अशोक आत्रे जी। तो उनसे मिल करके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब प्रणाम और नमस्कार। आपका स्वागत है बात 25 में भाई साहब। जी, नमस्कार आपको माधव सिंह जी, मेरे आप मित्र भी हैं, मेरे सलाहकार भी हैं और एक हम तो आपके छोटे भाई हैं। दृष्टिवान दृष्टिवान मीडिया कर्मी भी हैं। आपका स्वागत है, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशेष रूप आप से ये सब कुछ आकस्मिक नहीं होता जो हम जीवन में करते हैं। जी, जी। शायद इसके पीछे के भी कुछ संस्कार होते हैं। हुँ, यदि हुँ। हम 4 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो इसके पीछे कुछ संस्कार होते हैं। जी। जो संस्कार हमारे माँ-बाप ने हमें सिखाए होते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ने लिखने के कुछ संस्कार होते हैं जिसमें हमें पाठी शुरू से अक्षर ज्ञान मिलता है और वो हुँ, अक्षर यात्रा बाद में अंतिम यात्रा तक चलती है और वो पूरी संस्कारगत होती है, तो जीवन सही तरह से ढल जाता है। इसी हुँ, हुँ, प्रकार से सामाजिक जो हमारे व्यवहार हैं, हमारे हुँ, पारिवारिक जो व्यवहार हैं, जो हमारी रीति है, जो हुँ, राष्ट्रीय कर्म है, जो सामाजिक प्रतिबद्धताएँ, मान्यताएँ, रीति-रिवाज हैं, उनको हुँ, भी करने के उनको संपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उनका निर्वहन करने के लिए हमें कुछ संस्कारों से, कुछ बीज संस्कृति से जुड़ना पड़ता है, जिसको बीज संस्कृति कहते हैं। यानी जहाँ से स्फुरण हुआ, संस्कृति जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से रूट से जड़ें रूट से जुड़ी, बीज से रूट्स बने, रूट से तना बना, संस्कार तना तना से एक वृक्ष बना और फिर वट वृक्ष फैल गया और सारे विश्व में वट वृक्ष की तरह से वो संस्कार फैल गए। तो भारत को हम एक ऐसे विशाल वट वृक्ष के रूप में जानते हैं, जिसे अश्वत्थ कहते हैं। वह वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष है और उसकी सभी जड़ें आकाश की ओर गई हुई है। यानी वो जड़ें धरती से नहीं गई है, वो आकाशोन्मुखी जड़ें हैं। तो वह हुँ, वट वृक्ष या कि वह जो हमारा अश्वत्थ वृक्ष है, जो हमारे भारतीय संस्कारों का मूल है, मूलाधार है। हुँ, उसे हुँ, गीता में भी कहा है कि मैं वृक्ष के रूप में अश्वत्थ हूँ, मैं नदी के रूप में गंगा हूँ, मैं उसके रूप में पतंजलि हूँ। मैं इसी तरह से गीता ने भी इसको वेल डिफाइंड किया है। तो संस्कार की जो थ्योरी है, जो भारतीय जो हमारी पद्धति चिंतन की जो विचार परक जो मान्यताएं हैं, उसका हुँ, हुँ। संबंध न केवल 10 धर्मों से है, बल्कि मूल आस्थाओं से, मूल वृत्तियों से, मूल विकास की गति से भी है और इस रूप में संस्कार हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जी हाँ, नमस्कार। जी भाई साहब, आपने बीज संस्कृति की जो बात की है, तो आज जहाँ हम खड़े हैं भारत में, तो जहाँ तक आपसे भी कई बार बात हुई है कि आज की परिस्थिति में हमारे देश में ये परिस्थिति है कि कुछ सत्य इसलिए नहीं स्वीकारे जा रहे हैं कि उससे राजनीतिक हानि हो सकती है। तो ये जो जी। एक संस्कार है, हुँ, ये संस्कार में मतलब मेरे ख्याल में कोई डेमोक्रेटिक हम देशों की बात करें, तो हुँ, कम से कम सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश लगता है, हो सकता है हुँ, कोई एक आधा और हो, लेकिन इतना विशाल देश हुँ, जिसकी 2 नंबर की आसपास में जनसंख्या हो, मतलब 20% के आसपास में के या उससे अधिक जो है वो जनसंख्या हो विश्व की, हुँ, और उसकी राजनीति में इस तरह के संस्कार हैं कि हमें सत्य को स्वीकार नहीं करना है, जबकि हमारा मोटो और जो हमारा जो राजधर्म है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। अब जी, बिल्कुल। सत्यमेव जयते की बातों के साथ में ये इतना झूठ के जो सामने खड़ा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर एक माइलस्टोन, एक चेंज ओवर, एक एक जिसको कहते हैं फंडामेंटल चेंज है हुँ, भारत की वैश्विक स्थिति में। और उसमें सभी कुछ आ गया। आप इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, तो जब तक आप मिलिट्री पावर नहीं बनेंगे, बाहर से सामान खरीद करके, उधार के
अस्त्रों से आप अपनी सेनाओं को सुसज्जित करते रहेंगे, उसके कारण भी अलग हैं, उसका भी एक संस्कार है। तो इसकी जी, शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये संस्कारों की शुरुआत बहुत आरंभ से ही मतलब स्वतंत्रता के आसपास में अगर देखिए वास्तविकता में तो स्वतंत्रता तो हमें बाद में मिली डोमिनियन स्टेटस मिलने के साथ ही। और जी। ये बात क्यों छुपाई जाती है कि एक अटलांटिक चार्टर था, जिसके हुँ, अंतर्गत जिन भी देशों को जो कि औपनिवेशिक आज़ाद किया साम्राज्य गया। थे, उनको अमेरिका के ये नियम था कि भई हमें आपकी मदद करेंगे लेकिन आपको अपने उपनिवेश जितने हैं, उन पे आधिपत्य छोड़ना पड़ेगा, उन्हें स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये बात हुँ, जो है ये हमारे मीडिया में या कि डिस्कशन में या कि डिस्कोर्स में आती क्यों नहीं है? तो मतलब ये एक पूरा सत्य तो नहीं है ना कि भई एक पार्टी ने कुछ लोगों ने मिलकर के इस देश को स्वतंत्रता दिलवा दी। कुछ और भी दुनिया के वैश्विक जो है अवधारणाएँ थीं, उसके दबाव थे, उसके कारण थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैसे भी इंग्लैंड जो है वो पूरी तरह से उस परिस्थिति में नहीं था। कमज़ोर है, इस तरह बिल्कुल, के हो गए। डोमिनेटिंग है। तो ये इसको ज़रा-सा भाई साहब आप समझाएँ? क्योंकि वो तो आपने पूरा कालखंड बड़े नज़दीक से देखा है और उसके बाद भी आपने नॉन अलाइनमेंट का जो एक बुखार था, वो भी आपने देखा है कि हमें अपने देश के भविष्य की और उसकी प्रगति की चिंता नहीं है। हम बाबा जी बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं कि हमें ये भी नहीं इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना। तो ये ज़रा बताइए बाबाडम का ये रोग हमारे यहाँ कहाँ से है? आपने मेरे ख़्याल में मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में मुझे आपने डाल दिया, फँसा दिया जिससे निकलना मेरे को भी थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। नहीं, नहीं भाई। तो लगभग स्थिति ये है कि यदि आप किसी स्वर्ण के पात्र में हाथ डालें हुँ, और उसमें यदि बजाय अशर्फ़ियों के और बजाय माल के यदि बिच्छू आपको काटने लगे, बिच्छू काट खाएँ तो आपको बड़ा कष्ट होगा। जी। तो मेरे ख़्याल में जो मॉडल हमारा जो राष्ट्रीय मॉडल था, मैं थोड़ा-सा उसको प्रतीकात्मक रूप से कहना चाहूँगी कि हमारा जो राष्ट्र धर्म है हुँ, या राष्ट्रीय जो मॉडल है, वो हुँ, एक ऐसे स्वर्ण पात्र का मॉडल है जिसको सर्पों द्वारा आच्छादित किया हुआ है। यानी ज्ञान या हमारे संस्कार या हमारे जीवन मूल्य, हमारी आस्थाएँ, हमारा भविष्य या हमारा सब कुछ, हुँ, राजनीति जिसमें कूटनीति भी शामिल है। हुँ, कूटनीति इसलिए शामिल है कि गीता में कूटनीति का भी एक प्रयोग हुआ है। जी, रामायण काल में राम की नीतियों का प्रयोग हुआ जो पूरी तरह से शाश्वत थी, जो परंपरागत थी। जी, किंतु महाभारत काल तक आते-आते कूटनीति का भी प्रयोग हुआ और कूटनीति के संस्कारों ने हमारे मूल जो संस्कार थे, पुराने हुँ, भारतीय संस्कार थे, उनमें बदलाव आया। किंतु जी, उसके बाद अब आज तक आते-आते आज़ादी की जो बात हम कर रहे हैं, जिसमें 800 साल की गुलामी है, और हुँ, जिसमें मुगल आक्रांताओं का, जिनमें अंग्रेज़ों का, जिनमें विभिन्न जातियों का, जिसमें देश में विदिन स्ट्रक्चरल जो हमारी समस्याएँ थी, उनमें अलग-अलग प्रकार के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो कुछ आज स्थितियाँ पैदा हो गई, उनसे निकलने का जो रास्ता है, वो हमें इसलिए नहीं मिला कि आज़ादी के बाद में भी जो संविधान हमने एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया या लागू किया, उस हुँ, संविधान को पहली बार तो विभिन्न प्रकार की हज़ारों तरह की किताबों को मिला करके हमने एक तरह से एक अजीबो-गरीब संविधान बना दिया, जो चाहे दुनिया भर का सबसे बड़ा संविधान है, किंतु प्रैक्टिकली उसकी यूटिलिटी कोई है ही नहीं। यानी संविधान में लिखी हुई जितनी भी धाराएँ हैं, उनको कानूनी रूप से उनका पालन नहीं हो रहा है। तो वैश्विक नज़रिए से हमने देखा ज़रूर है, वैश्विक नज़रिए से हम संविधान बनाया, किंतु भारतीय संदर्भ में संविधान को ना तो हम लागू कर पाए, ना उसको देख पाए। तो कुल ये भाई मिलाकर के साहब विरोधाभासों के बीच में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, हमारी राजनीति सब उस दिशा में जा रही है। ये भाई साहब आप बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन सामने ला रहे हैं कि इतने विरोधाभास हैं जैसे कि एक देखिए कि अब बहुत सारे लोग संविधान के नाम पे संविधान को सर पे उठा के चलते हैं। लेकिन हुँ, संविधान की जो मूलभूत जो आधार है और भावना है और उसकी आत्मा है, उसको हुँ, उसको तो मानने का, उसकी पालना करने का उनके संस्कार ही नहीं है। मतलब जी, जो मूलभूत आत्मा है उसका आप उसको आप उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना जी, बड़ा ढोंग है, मतलब ये कुछ इस तरह की बात ये हमारे उसमें अच्छा दूसरी बात ये है कि भई हमने अपने देश के लिए संविधान बनाया है।
उसकी कोई भी प्रक्रिया हो, ये तो संविधान के एक्सपर्ट जान सकते हैं कि, लेकिन ये बात दिख रही है कि कोई बहुत बड़ा झोल है कि, यानी कि जी। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पे वास्तविकताएँ कुछ और है। जैसे जी हाँ, झोल तो देखिए, झोल तो मेरे ख्याल सत्यमेव में शुरुआत लेकिन यहाँ सत्यमेव है जयते वाली आप जी, सत्यमेव जयते की आप बात करते हैं, जिसको जी, हमने संविधान में भी अडॉप्ट कर लिया है, मान लिया है सत्यमेव जयते को हमने आधार सूत्र बना लिया, जो जी, महाभारत कालीन था। किंतु मेरे ख्याल में इसमें 2 तरह की विरोधाभास की स्थिति है। पहली बात तो संविधान का जो निर्माण भी हुआ है, हुँ, जिस तरह से संविधान को हमने बनाया है, जिस तरह की धाराओं से संविधान को बनाया है, वो धाराएँ भी भारत की मूल संस्कृति, मूल आस्था, जो हमारे व्यवहार है, लोक व्यवहार है, सिद्धांत है, जीवन की राजनीति है, उससे कहीं मेल नहीं खाता। तो पहली बात तो वही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि भारतीय संविधान भी अधूरा है या उसे किसी प्रकार से एक तरह से बहुत बड़ी वैचारिक दृष्टि या आस्था के साथ में नहीं बनाया गया। तो सबसे पहला झोल तो संविधान के निर्माण का ही है। निर्माण सब जो संविधान निर्मात्री सभा बनी उसमें बहुत सारे झोल हैं। उसके बाद हुँ, जिस तरह से संविधान को बाद में बदला गया आजादी के बाद उसमें बहुत सारे झोल हैं। तो संविधान के निर्माण से लेकर के संविधान को लागू करने तक की जितनी भी परंपराएं हैं, जिसमें हमें समाजवाद को हमने उसमें डाल दिया, धर्मनिरपेक्षता को हमने उसमें डाल दिया, जो कुछ थे ही नहीं। यानी पहली बात तो मूल ढांचा खराब था, उसके बाद जो संविधान में बदलाव आया उसको हमने बुरी तरह से विकृत किया। तो कुल मिलाकर के हम विकृत परिस्थितियों से हम संविधान का पालन कर रहे हैं और उसमें कोई किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है। जी। तो ये जो एक बात आप बेस उसको आप समझा रहे हैं कि मतलब जैसे कि ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, हुँ। अब ये इसमें कैसे मतलब यहाँ तो ये हुआ कि जो संविधान की संविधान का जो ग्रंथ बना, जो पुस्तक बनी, हुँ, उसमें जो चित्र बने, वो हुँ, हमारी बिल्कुल। संस्कृति का विरोध करते थे, उसका वर्णन करते थे, उनको भी हटाया गया। हाँ, बिल्कुल हटा दिया उनको। तो ये किस तरह के दबाव मतलब ये जो अब बात होती है कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव हुँ, जयते तो ये है कि भारत की एक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है। जी, लेकिन आप ये देखिए कि भारत की संस्कृति के जो प्रतीक हैं, जी। वो क्या बनाए गए और लंबे समय तक उनके दबाव के नीचे अब क्या ये बात नहीं है कि जैसे काशी आप भी जाते रहे हैं, कितनी बुरी हालत थी उस शहर की। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अयोध्या की बिल्कुल कितनी सही, बुरी हालत थी। तो ये एक बिल्कुल सही कह रहे हो। सांस्कृतिक जो अत्याचार था, सांस्कृतिक हमारा वैभव था, जी, उसको नष्ट किया वो गया। सांस्कृतिक वैभव को नष्ट करने की जी। अ, तो ये इसमें इस संस्कार ये क्या संस्कार है भाई साहब? ये ज़रा समझाएँ आप? अच्छा थोड़ा-सा मैं आपको हल्का-सा थोड़ा-सा कुछ दूसरे संदर्भों से भी जोड़ता हूँ कि तो मूल धारा में ही रहेंगे। जी, मेरा कहना ये है जो आप बात कह रहे हैं, मैं वहीं से उस चीज़ को उठा रहा हूँ जिस जिस बात की तरफ आप मुझे इशारा कर जी, मैं ये मानता हूँ कि यदि समय रहते हुए जो हमारे पास समय था संविधान को लागू करने का, संविधान का परिपालन करने का, उसको समय रहते हुए हमने उस पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। बदलाव तो हर चीज़ का ज़रूरी है, किंतु बदलाव जो किया वो गलत दिशा में बदलाव हुआ। हुँ, तो उससे भाषागत जो हमारे संस्कार थे, संस्कृति के संस्कार थे, देवनागरी लिपि के संस्कार थे, राजभाषा के संस्कार थे, राजभाषा हम पर थोप दी गई। यानी हिंदी पहले हमारी संस्कृत की भाषा थी, देवनागरी भाषा थी, हमारे जीवन मूल्य थे, हमारी आचार संहिताएँ थी, उनको खत्म कर दिया गया। और रहा-सा जो कुछ भी हमारे पास बचा था, उसको हमने हिंदी तथाकथित हिंदी के नाम पर थोप दिया। और उसके हुँ, बाद में भी हिंदी को हमने फ़ारसी से और दूसरी अंग्रेजी से भी इस तरह से जोड़ दिया जैसे हिंदी का कोई स्वरूप ही नहीं हो। सारी हमारी जो बोलियाँ थी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ थी, उनको हमने नष्ट कर दिया। तो एक तरह का ऐसा एक स्वरूप संविधान का या उनकी प्रक्रिया ऐसी बन गई, जिसमें एक कहलाती है कि लिविंग रिलेशनशिप यानी अंग्रेजी से और जो हमारी उर्दू कल्चर थी, जो वेस्टर्न कल्चर थे, उससे लिविंग रिलेशनशिप का एक मॉडल बना। उस लिविंग रिलेशनशिप में भाषा के संस्कार सारे नष्ट हो गए, हमारी संस्कृति सारी नष्ट हो गई। तो एक गांधी और नेहरूवियन जो हमारा जो कल्चर जो नया कल्ट बना,
उसमें हमारी सारी पौराणिक संस्कृति और हमारी वैदिक संस्कृति और हमारे समाज की सारी थ्रेड्स को खत्म कर दिया। सौभाग्य से वो थ्रेड्स अभी भी मौजूद हैं और उसकी वजह से आज नया काम हो रहा है, नए संस्कार पैदा किए जा रहे हैं, नई तरह की स्कूलिंग सामने आ रही है और नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं। जी। तो ये भाषा की भी मतलब संस्कार कि हमारे सामंजस्य का जो संस्कार था, जो कि जी, मिलजुल के रहने का संस्कार था। अब वो ठीक है, उस बिल्कुल। समय का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समाज का ऐसा था कि सब जगह राजा थे, तो सारी दुनिया में राजा, तो ऐसा तो नहीं ना कि भारत में ही राजा थे। मतलब जी। वामपंथियों ने ऐसा कर दिया कि क्योंकि राजा थे इसलिए हमारा दुष्ट है मामला। हुँ। लेकिन वो कहाँ जहाँ उनके राज चले, उनके तो बड़े नृशंस राजा हुए हैं। कौन से न राजा नहीं हुए, चाहे फिदेल कास्ट्रो की बात कर लो, चाहे माओ की बिल्कुल, बात बिल्कुल कर सही। लो, चाहे स्टालिन की बिल्कुल सही बात कह रहे कर लो, चाहे पोल पॉट की बात कर लो। तो ये हैं। जी, मतलब तो ये जो एक भाषा के नाम पे जो एक विभिन्न किस्म के तनाव जिनका मुख्य भाषा भी उद्देश्य देखिए माधव सिंह जी, भाषा भी अनुवाद की भाषा हम लोग जी रहे हैं, भाषा कहाँ जी रहे हैं? जी, हिंदी को भी हमने जिस तरह विकसित किया, परिमार्जित किया और उसको विकास किया, उसको भी हमने अनुवाद की भाषा में ढाल दिया। वो भी अपने आप में गलत अप्रोच है। जी। नहीं एक बात है कि कोई अगर व्यक्ति अगर थोड़ी-सी क्लिष्ट अंग्रेजी लिखे, मतलब थोड़ी-सी हुँ। जैसे शशि थरूर के टाइप की शशि अंग्रेजी थरूरी शशि शशि थरूर तो थरूरी ख़ैर एक अंग्रेजी। अलग तरह से वो बोलते हैं, ही इज़ उनके ए बोलने का हुँ, अंदाज़ और वो है। लेकिन आप अगर हुँ, क्लिष्ट अंग्रेजी लिखते हो, तो हुँ। बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्लिष्ट हिंदी लिख लो तो फिर कई तरह की बातें कही जाती है, "यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा।" तो हाँ, अब ये जो संस्कार है, हमारे भाषा का संस्कार हमारे सिनेमा ने उसका कितना कबाड़ा कर दिया है कि मतलब आप देखिए कि वो ठीक है, आंचलिक कलर उसमें होते हैं कि भई वही हिंदी जो बिहार में किसी और तरह से बोली जाती है, पूर्वी यूपी में अलग से बोली जाती है और ब्रज में अलग तरह से बोली जाती है। इसी तरह से राजस्थानी भाषा का भी है, तो वो बीकानेर की अलग है, जोधपुर की अलग है, जयपुर की जी, अलग है, भरतपुर तो ये तो ठीक है। लेकिन सिनेमा ने ये कर दिया कि इतना हमारी हिंदी के ऊपर उर्दू को लाद दिया कि आज के बच्चे छोटे-छोटे जो शब्द हैं साउथ में है जैसे कितने नाम हैं जैसे रखे जा रहे हैं। तो जी, वो सांस्कृतिक नाम है और उनका उपयोग हो रहा है। जी, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाषा तो आम बोलचाल की भाषा है। आदरणीय गीत हैं, वो सारे के सारे उर्दू उस पे लाद दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि खुला दिल रखना चाहिए। मतलब उर्दू वाले हिंदी के कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर खुला दिल रखना जाए, तो मैं ये हेलो, कह रहा हूँ कि अचानक वो ये भी नेट चला गया। नेट हाँ, से थोड़ा-सा असुविधा हुई। दक्षिण अभी भी इस प्रकार के प्रदूषण से बचा हुआ है और हाँ, दक्षिण का टोटल हेरिटेज चाहे वहाँ के टेम्पल्स हों, चाहे वहाँ की परंपराएँ हों, चाहे वहाँ का गायन हो, चाहे वहाँ की शैलियाँ हों, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि 80% 70% सुरक्षित है। हुँ, दुर्भाग्य से जो हमारा बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी दिल्ली और दूसरे आस-पास के तमाम हरियाणा आदि-आदि क्षेत्र हुँ, जुड़े हुए हैं। वो काऊ बेल्ट जिसको हम शुरू में कहते थे, उस काऊ बेल्ट में अभी भी ज़बरदस्त मारा-मारी का माहौल है। अराजकता फैली हुई है, वहाँ कोई किसी प्रकार का जीवन जीवन मूल्य नहीं है, सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जिसको चाहो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे बिहार देख लो, चाहे यूपी देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे और मध्य प्रदेश देख लो, सारा उत्तर भारत एक अजीब तरह की अराजकता में डूबा हुआ रहा। और पिछले 50 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में जो थोड़ा-सा हमें एक नज़र नज़र आ रहा है कि कुछ समथिंग इज़ देयर टू फील गुड अबाउट द होल स्ट्रक्चर। आई थिंक हुँ, वो हम ढाँचा तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किंतु पिछले 70 साल का जो हमारा अनुभव है, उससे हुँ, लगभग सब कुछ चीज़ें लगभग नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी हैं और हुँ, उनसे मुक्त होना, उनको परिमार्जित करना, उनको आगे ले जाना, उनको संस्कारित करने में हमको आगे दसियों साल लग गए, बीसियों साल लग गए। यदि हमने सुचारू रूप से सिस्टमैटिक तरीके से नए जीवन मूल्यों को स्वीकार किया, उनका पालन किया और जिस तरह से जिस तुरंत-फुरत तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर से चीज़ों को निपटा दिया और हुँ, परमानेंटली आतंकवाद को एक अंतिम जवाब दे दिया कि तुम्हारी थोड़ी-सी भी यदि थोड़ी-सी भी हरकत हुई तो वी विल ट्रीट इट एज़ अ वार। तो इस लेवल तक के हम जो आज चले गए और आज हमने पूरी समूचे रूप में अपने राष्ट्र को, अपनी सेना को,
अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, अपनी राजनीति को एक दिशा दी है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि एक सकारात्मक पहल है ये और इसके प्रति हमें सचेतन रहना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए और हमें इसका मेरे ख्याल में किसी न किसी रूप में अनुशासन से इसका पालन भी करना ज़रूरी है और ये एक अनुष्ठान है, ये आंदोलन नहीं। तो ये भाई साहब आप जी, ये तो परिस्थिति तो ये है जो कि पिछले मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देख रहा हूँ और अभी जो संसद में जो बहस हुई उसमें भी देखा जा रहा है कि यानी जी, कि कुछ लोग सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं होंगे बल्कि नुकसान हो जी, जाएगा। ये क्या संस्कार है भाई साहब? मतलब अभी एक बहुत बड़े मंत्री जो ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं हुँ। कि आपने कैसे मान लिया कि ये पाकिस्तान से आए हैं? पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पे आप हमला क्यों नहीं मतलब ये एक बच्चा मतलब एक एक जो किशोर है, जो कि पार्लियामेंट की डिबेट सुनेगा तो वो सर पकड़ लेगा अपना ये हो क्या रहा है मेरे देश में? डिबेट का तो बहुत ही एक स्पष्ट है कि जैसे गंगा, जमुना की जो धाराएँ वैसे तो मिलती हैं, तीनों धाराएँ संस्कृति में मिल जाती हैं। किंतु जहाँ यदि आप जाएँगे तो गंगा, जमुना अलग-अलग काली धारा एक अलग नज़र आती है और सफ़ेद धारा एक अलग नज़र आती है। वो भी संगम का स्थान है। तो मेरे हुँ, ख्याल में जो गंगा, जमुना संस्कृति जिसको हमने दुर्भाग्य से एक अलग तरह का नाम दे दिया है, जिसका कोई हुँ। अर्थ नहीं है। क्योंकि बिना सरस्वती के तीनों धाराओं के बिना मिले त्रिमूर्तियों का कोई संदर्भ सरस्वती को हम अलग नहीं कर ये जबकि ये संस्कृति बात मूल है। ये भाई साहब ये दोबारा खोल के समझाइए, ये जो आपने कहा है कि गंगा मेरा जमुनी मतलब ये है कि यदि हम पिछली बार किसी ने कुंभ के दर्शन भी किए होंगे, यदि कुंभ मेले में नहीं भी गया होगा, यदि उन्होंने लाखों करोड़ों आस्थावादियों को, पूरे विश्व भर के लोगों को कुंभ में स्नान करते हुए देखा होगा, तो कुछ विशेष रूप से 3 धाराओं में से सरस्वती को तो खैर विलुप्त है, उसको भी दिखाया है और गंगा, जमुना को भी हमने स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं, जहाँ दोनों धाराएँ मिलती हैं। तो ये गंगा, जमुना संस्कृति का जो नाम अचानक किसी वजह से किसी काल पुरुष ने इसको ईजाद किया है और उसकी वजह से 30-40 साल तक किसी प्रकार से घाल-मेल का मामला चलता रहा। सरस्वती को लोगों ने भूल गया जो कि मूल मूल जो तत्व था सरस्वती था। विष्णु तो पालक है और शिव उसको नष्ट नष्ट करने वाले तो मूल जिन्होंने सृजनहार थे सृजनशील जो व्यक्ति था ब्रह्मा का उसको हमने इग्नोर कर दिया और गंगा जमुना संस्कृति को लेकर के हम उड़ गए उसमें कविताएं कहानियां नाटक सभी प्रकार के प्ले पेंटिंग और सभी प्रकार के नाटक और सभी प्रकार के अनुवादित जो सारे संस्कार उनको थोप दिया गया इस संस्कृति से गंगा जमुना संस्कृति से मुक्त होने की दिशा में गंगा जमुना सरस्वती अपनी मूल संस्कृति की धारा है और सरस्वती को हम जमुना और गंगा से अलग नहीं कर सकते गंगा प्रदूषित प्रदूषण रहित रिवर है और जो जमुना में जो प्रदूषण हुआ है उसको प्रदूषण से मुक्त करना जरूरी है। तो भाई साहब जो अब जैसे आपने गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की बात की और वो सब एक सांस्कृतिक उसका पहलू है और दूसरा कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में लफाजी के कारण एक गंगा जमुनी करके कुछ एक ऐसा बना दिया गया कि जिसको कहने से पता लगता था कि वो सभी कुछ ठीक हो गया, सभी सेकुलर हो गया। तो आप ये देखिए कि अभी जो महाकुंभ हुआ, जी। उसमें 7 करोड़ से ऊपर लोग आ गए, तो पहले मानने को तैयार नहीं है। भई अभी तो वहाँ पे हेड कमिटी आप संसद की बात ही कर रहे हैं जो जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर को उसको लोग अभी तक भी मानने को तैयार नहीं आप खुद ही कह रहे हैं कि जो जिस तरह की बहस संसद में हो रही है जिस हाँ, प्रकार के लोग अपनी बातें कर रहे हैं कह रहे हैं जिस प्रकार की जो चीजों की अभी भी डिमांड की जा रही है वो सारा का सारा अपने आप में दिशाहीनता की तरफ जा रहे हैं। भई आपके अपने वोटों के लिए, अपने राजनीतिक उसको बनाए जाने के लिए, आपके विरोधी जो है वो आपको सत्ता से हटा चुके हैं, वो और सत्ता में ना जम जाए, तो उस लोभ के कारण कितना झूठ बोला जाएगा, ये संस्कृति क्या है? और दूसरी बात ये कि अब आप ये देखिए कि आज इस भारत में आधे लोग तो बीमार ही पड़े होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह की बातें कुंभ के दौरान कही गई जिस तरह जी। की बातें कुंभ के दौरान कही गईं कि ये भी हम्म, झूठ है, वो भी झूठ है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, पानी इस तरह का, पानी उस तरह का है, तो वो हम्म, इसके हिसाब से अभी तो उस 65 करोड़ में से अधिकतर लोग सारे हर देश में इधर-उधर बीमार ही पड़े होने चाहिए। बिल्कुल ये सही कह लोग रहे हैं। कह गए, मतलब वो जो उन्होंने कहा, उसका आज देखिए तो दोबारा आश्चर्य की बात ये है कि कोरोना का जब काल आया
जी। तो लाखों करोड़ों लोग बीमार हो गए। एक मच्छर ने या एक कोरोना के केवल जीवाणु ने पूरे लाखों करोड़ों लोगों को, पूरी विश्व भर सारी की दुनिया जनसंख्या दुनिया में को कर दिया भाई साहब, प्रभावित किया, दुनिया। और भारत में भी हुआ इसका प्रभाव। किंतु जी। गंगा के आवन में, गंगा में नहाने से जो करोड़ों लोगों ने, उनको कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये क्या कारण जी, है? तो ये बात दोबारा होनी, उस समय जितने भी महारथी, जितने भी हुँ, विद्वान जो इस बात पर लगे हुए थे कि भई ये 60 करोड़ के, भई 53 का जो कुंभ हुआ था उसमें कोई 50 लाख लोग गए थे, है जी। ना? क्योंकि मैंने थोड़ा-सा उसका डेटा देखा था, डेटा देखने की मैं हुँ, प्रयास करता हूँ कि उस समय हुँ, 50 लोग गए थे और उस समय एक भगदड़ हुई थी। भगदड़ भी हाँ, इसलिए हुई थी कि वहाँ पे बिना अनाउंसमेंट करने के लिए, या कि नेहरू जी आ गए। स्कूल का कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुँच गए थे और वो सारी पहुँच गए व्यवस्थाएँ तो वहाँ से कोई अपलोड हो उनको गया। और उनको देखने के लिए उसमें 300 लोग मर गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वहाँ नेहरू से जी के दर्शन 65 के लिए। करोड़, वहाँ से 65 करोड़ हो गए तो इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, कि आप गिन जी, कैसे रहे सही। हो? अरे भई एरिया की डेंसिटी और वो आज सैटेलाइट इमेजिनरी और हुँ, टेलीफ़ोन की डेंसिटी, एक आदमी के, हर आदमी के पास, मतलब दुनिया भर के उनके पास, आज सरकार के पास तरीके हैं, जहाँ से वो गिन हुँ। सकते हैं। तो लेकिन जी, सही कह रहे उसका हो आप। भी इतना दुष्प्रचार किया गया, जैसे बहुत सारे लोग तो ये कहने लग गए कि भई, जैसे हमारे कुछ मित्र थे, मैं तो उस समय नहीं जाके आया, श्रीमती जी चली गई थीं, मैं नहीं जा जी, पाया। तो उसमें मित्र थे, तो वो जयपुर से, उन्होंने कहा यार हम यहाँ जयपुर आए हुए हैं, अब वो हमें मालूम नहीं है, बाहर से आए थे बेचारे उधर से, कि भई ये जी। कौन-सी गाड़ी-वाड़ी जाती है, वो ज़रा मदद करो, बुक करवा दो। तो उन्होंने कहा भई हुँ, जाऊँ, नहीं जाऊँ, अखबार में ये पढ़ रहा हूँ, टीवी में ये देख रहा हूँ। तो हमने कहा भाई साहब आप तो चल पड़ो। ये सब सही कहा आपने। मतलब ये जितना उसके ऊपर में, ये संस्कार की हमारी बात हो रही है ना, तो मेरे संस्कार मित्रों में से भी बहुत लोग गए, बहुत परिवार के लोग गए, कहीं किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुई, ऐसा ये लगता है स्पष्ट उसमें रूप से। जो विद्वान लोग इस तरह की अभी भी जो जो भगदड़ हुई थी उसका कोई कारण ऐसा नहीं था जिसकी नहीं, वजह से व्यवस्था की भगदड़ हुई, देखिए भगदड़ हो भी सकती है, लेकिन हो भगदड़ सकती है। के कारण भी है, उसमें भी ख़ैर हम उसके उसमें नहीं जाएँ। वो भी इसी के लिए हुई कि इसको किसी तरह से जो है वो क्या हुँ, नुकसान पहुँचाया जाए और ये बदनाम किया मिसमैनेजमेंट जाए। हो जाए, जी। कोशिश तो यही की गई है किसी तरह। उसमें जी, बताया गया है कि, लेकिन हम उसकी चर्चा में नहीं जा रहे। कुल मिला के संस्कार व्यवहार की तो बात है ना, कि यहाँ बिल्कुल। मीडिया का संस्कार क्या है? यहाँ पे जो जिनको माना जाता है कि उनके लिखे में सत्य होगा, वो पॉलिटिकल साइड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू समुदाय के उनको विरोध में जाए, मतलब उनको जी, काशी के उत्थान है उसका भी बुराई करनी है, काशी के अंदर जो डेवलपमेंट हो गया उसकी भी बुराई करनी है, वहाँ 10 करोड़ आदमी जा गए उसकी भी बुराई करनी है। तो वहाँ पे जो है ना वो अब मंदिर के, मतलब मैं तो काशी, आप भी जाते रहे होंगे, मैं लगातार जाता जी, रहा हूँ और बिल्कुल। लंबे समय बहुत से ही मैंने देखा है कि 2015, 15-16 से उससे पहले तो वहाँ पे मंदिर जाने का मैं हमेशा हिम्मत हार के वापस कोई आ गया। रास्ता ही नहीं था, बहुत मुश्किल था। इट वाज़ टू डर्टी ए प्लेस टू गो एंड विजिट मतलब तो प्लेसेस। एक विश्व Now this के, is a worshipping module. It's a great क्या, place now. Module. जब संस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या संस्कार था कि एक विश्व के प्राचीनतम शहर को इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। जहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जानी-बूझी एक राजनीति थी। अब ये निश्चित रूप से हम ये कहना चाहिए कि सत्ता की राजनीति और राजनीति की सत्ता। जी। इन दोनों के बीच में जो कुछ झूल रहा था, जो कुछ दृश्य था, जो अदृश्य था, हुँ, उनमें सब कुछ चीज़ें गड्ड-मड्ड हो गई थी। सब कुछ लॉस्ट हो गया, सब कुछ विलुप्त हो गया था। सब कुछ हुँ, कन्फ्यूजन से ग्रस्त हो गया था। इसको डेमोक्रेटिक सेटअप ने, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ने इसलिए प्रोटेक्शन नहीं दिया, क्योंकि हमने खुद ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पालन नहीं किया। और एक अजीब तरह का अराजकतावादी जो दृष्टिकोण, सत्ता का दृष्टिकोण था, उसको हमने इम्पोज़ कर दिया और 70 वर्षों तक जनता के साथ हमने कुछ जनमूल्यों के साथ में, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया, जिसका नतीजा हुआ कि हमारा देश विश्व का विश्व की एक जानी पहचानी करप्ट व्यवस्था के रूप में लोगों ने जाना। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से आज स्थिति जैसी बनी है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि कहीं न कहीं कोई सकारात्मकता है। कोई ऐसी उपस्थिति है, जो अनुपस्थित रहते हुए भी हमें गाइड कर रही है। और इसीलिए अब हम उन आंदोलनों से दूर हैं, जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हम उन अनुष्ठानों के प्रति हमें प्रेरणा मिल रही है, उनसे हम जुड़ रहे हैं, जिनसे हमारे डीप रूटेड रिलेशंस हैं और जिससे भारतीय जीवन मूल्य जुड़े हुए हैं।
जी भाई साहब, तो ये संस्कृति में एक ये आंदोलन की भी पूरी की पूरी संस्कार और संस्कृति है। कि आंदोलन में जी, बड़े-बड़े नारे, जैसे किसान आंदोलन था, उस किसान जी। आंदोलन ने क्या दिया इस किसानों को क्या दिया? मतलब इसका नुकसान हुआ किसानों का। किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। कुछ हाँ, नेता किसानों के नाम पर ज़रूर नेता बन गए, किंतु किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। भई जो भी उनके अल्टरनेटिव थे, जो कि वैश्विक बाज़ार के एक्सपर्ट हैं, जो एक बाज़ार नैरेटिव ज़रूर बना, एक नैरेटिव बना, चाहे किसान लेकिन वो आंदोलन हो, चाहे नहीं, वो जी, नैरेटिव उस नैरेटिव ने ना तो किसानों का लाभ किया, ना देश का लाभ किया, बल्कि दिल्ली की सड़कों पे ये भी आप देखिए, ये कौन से संस्कार हैं कि आप जी, 13-14 महीने तक आपने उन सड़कों को बंद करके रखा। बिल्कुल। हमारे हमारे जो कोर्ट है, उनके भी क्या संस्कार हैं? कैसे-कैसे ट्रैक्टर लेकर के आए जिनमें तीर लगे हुए थे, जिसमें पिस्तौलें लगी, जिसमें एटम बम जिनमें बाँध रखे थे, और किस-किस तरह के अजीब तरह के किसान आए। ट्रैक्टर का तो ये है भाई साहब कि एक्सप्लोसिव। उसके चलने का नियम कायदा है कि भई आपका खेत-वेत है और वहाँ से ला रहे हो, चल सकते हो। इस तरह से हाईवे पे ट्रैक्टरों की लाइन लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन सारे जी, नियम कायदे तोड़ने के लिए, क्योंकि ये और इसमें बहुत सारी बातें ये हो रही थी कि जैसे ये एक नया आंदोलन हो रहा है। इस जी। आंदोलन से पता नहीं भारत बदल जाएगा। भई वो कनाडा से गाइडेड, कनाडा में जो सूत्र थे जुड़े हुए थे, पाकिस्तान में जो सूत्र जुड़े हुए थे, जो कनाडा में मोदी सूत्र थे जुड़े थे, जो मोदी अमेरिका थे में, जो इंग्लैंड में जो सूत्र जुड़े थे, उनसे सपोर्टेड था सारा मामला था, और इट वाज़ टोटली अ पॉलिटिकल अप्रोच एंड नथिंग एल्स। that has damaged the prosperity and the options available to the farmers. उनको बड़ा करेक्ट। नुकसान हुआ है और जो क्योंकि नीतिगत जो परिवर्तन होना चाह रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि नीतिगत परिवर्तन होगा, सकारात्मक उस पर वो जबरदस्त टेक्निकल मूव के लिए प्रहार हुआ। वापस लेना पड़ा, उसको लेना पड़ा वापस। जी, आप ये जी, देखिए दैट कि इज़ उस अनफॉर्चुनेट। टेक्निकल मूव के लिए इतना बधेस वातावरण बना दिया, इतना झूठ बोल दिया गया। जी, आप सही और कह रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत में जैसे कपड़े की बात है, वहां से एक शुरुआत है, फिर स्टीम इंजन से शुरुआत है, उसी तरह हल से भी शुरुआत है। मतलब हल जी, और जो सीड डिस्पर्सर है, तो जी, मतलब जो मशीनीकरण जो आरंभ हुआ, वो तीनों में, वस्त्र के लिए, उसके बाद में एनर्जी के लिए और खेती के लिए। तो ये वहीं क्या से बात है। शुरुआत हुई है। अब ट्रैक्टर जी, है, उससे खेती चलती है, तो वो तो एक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है ना। एग्रो इंडस्ट्रीज़ है। अब ड्रोन आ जाएँगे खेत के अंदर बहुत सारे काम करने के लिए, तो वो भी एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, व्हिच इज़ अ मशीन व्हिच विल जी। हेल्प सर्टेन ऑपरेशंस इन द तो लेकिन जो पुराने बैठे हैं कि भई हम ही जानते हैं खेती के बारे में। अरे भई देखिए, सेना मैकेनाइज़ सेना में ऑटोमेशन हुआ, सेना ही टोटली ऑटोमेशन की जा रही है, और सेना बिल्कुल की जारी स्थिति है अब ये हो ऑपरेशन। गई कि मैन से रहित हम लोग, अब अगला जो वार होगा वो मशीन लड़ेंगी, आदमी को लॉस नहीं होगा। भई मिनिमम लॉस टू असली द ह्यूमन। जो विदेशी जो है, जो विशेषज्ञ हैं, जो कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट पे, वार सिचुएशन पे, स्ट्रैटेजी पे, उनके रिसोर्सेज पे, वार के तरीकों पे, रणनीति पे जो काम करते हैं, उनके कहने जी, का मतलब है ये पहला मॉडर्न वार बिल्कुल सही कह ये रहे हैं आप, ऑपरेशन हुई बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। पहला जिसमें मॉडर्न वार था। साढ़े 3 दिन में इतने ऑब्जेक्टिव भारत ने हासिल कर लिए, जो कि और सर ये पाकिस्तान से 22 घंटे में सब कुछ निपट गया, 22 मिनट में, घंटे में नहीं, 22 मिनट में वो पहले दिन, डिसाइडेड। मतलब कुल मिला जी, के 12 महीने। अब इसमें भी आप ये देखिए, ये झूठ का असत्य का कितना संस्कार है कि जी, 9 तारीख तक अमेरिका ये कह रहा था कि ये दोनों देशों की बात है, ये कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना? और 10 जी, तारीख को बिल्कुल पलटी खा गए, क्योंकि नूर खान एयरबेस में भारत ने निशाना लगा के, कहते हैं कि कुछ मीटर की एक्यूरेसी से निशाना लगा करके वहाँ हुँ, पे जो आयुध रखे हुए थे, जिनके बारे में पता हुँ। लगा कि वो सचमुच में शायद अमेरिका के हैं। आणविक शस्त्र भी थे। अब इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ झूठ का तो लेवल ही भाई साहब देखिए कि ऑक्सफोर्ड में बने हुए पुराने मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपके पास सबूत क्या है कि ये ये जो पहलगाम में जो है ना पाकिस्तान के लोग आए थे। मतलब हाँ, ये क्या संस्कार है? मतलब ये संस्कार जो देख रहे हैं पार्लियामेंट की डिबेट और जो पढ़ रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? मतलब हमने ये तो उस कमाल। अंतिम आदमी को निपटा दिया जिसका नाम चल रहा था। 3 लोगों को जिनको मारा जाना था, तो तीसरा भी खत्म हो गया। नहीं, उसमें तो ये ये भी बात थी कि अब आपने क्यों किया? पहले क्यों नहीं कर लिया? हाँ, मतलब मतलब लाखों लोगों को मरवा देते आप उन 3 लोगों के सामने।
अच्छा फिर लाखों सैनिक सैनिक। ये भी है कि हाँ। आपने युद्ध रोक पहले कर रहे हैं कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। जब 22 अप्रैल हम्म, को हुआ कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। जब हो गया तब कहने लगे कि भई आपने रोक क्यों दिया? अरे तो भई रोक क्यों दिया? आप जो है वो युद्ध की कॉस्ट समझ मतलब 10,000 से ज़्यादा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। के साथ जितने भी संघर्ष हुए, हाँ 10,000 से अधिक इस जी। बार भी हुए हैं। इस बार और एक झूठ के रफ़ाइल गिर गए। भई रफ़ाइल गिर गए तो अमेरिका के पास तो सारे सैटेलाइट हैं, दूसरे लोगों के पास भी हैं। उस सैटेलाइट से दिखा दो ना आप। मतलब अमेरिका पाकिस्तान ये नहीं कह रहा है कि भारत के गिर गए। वो कह रहे हैं कि भारत थोड़ा के सा बीच मीडिया में चला गया, नहीं बीच भारत में के चला मीडिया गया। ने जी, जी। जी, वो तो भाई कनेक्शन साहब चला गया। ये वार्ता जो है वो बहुत ही दिलचस्प और कई आयाम आपकी मदद इट्स से अ प्लेज़र जी, जी, खुशी की बात है। हाँ, जी। आप इससे आप ही समापन करें, अच्छा लगेगा मुझे, कोई जी, दिक्कत मैं नहीं है। तो ये कह रहा हूँ कि भई ये आपकी मदद से बहुत ही गूढ़ विषय और ऑपरेशन सिंदूर और संस्कार और उसमें जी, कई तरह के संस्कार हैं, हमारे खुद के संस्कार हैं, मीडिया के संस्कार हैं, जो अधिक लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। जी, अधिक लोगों को राजनीतिज्ञों की और जो ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े-बड़े अफ़सर लोग हैं, उनके जो है वो संस्कार हैं। तो इन हुँ, संस्कारों की बात हमने एक परिप्रेक्ष्य में की और वो आदरणीय भाई साहब ने उसको एक 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 धरातल दिया और उनके जो एक लंबी समझ है, उससे हम उसको समझ पाए। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस गूढ़ चर्चा में बहुत सारे कई रंग आपने भरे। तो आपके बाद फिर दोबारा लौटेंगे इसी तरह की किसी संस्कृति से जुड़ी हुई और संस्कारों से जुड़ी हुई बात करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन संस्कारों की ओर हम जा रहे हैं। धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ये शीर्षक भी और ये दोनों की जो दोनों को जो मिलाया है आपने, उससे कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आप थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो ऑपरेशन सिंदूर और संस्कार, कई तरह के संस्कार, राजनेताओं के संस्कार, हमारे लीडर्स के संस्कार, मीडिया के संस्कार और बहुत सारे लोगों के संस्कार आपके हमारे और उस तरह के कई तरह के संस्कार और उनके कारण, उस पे प्रकाश डालने के लिए थे हमारे बड़े भाई साहब और जाने-माने चिंतक, लेखक, पेंटर श्री अशोक आत्रे साहब। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी एक चर्चा के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।